हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज जो है संडे है, तो संडे के दिन हम एक सप्ताह के यानी एक वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भाई बहन ने एक सप्ताह के करंट अफेयर के बीच में अगर कोई भी करंट अफेयर क्लास छोड़ दी होगी तो यह क्लास उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जिन भाई बहन ने सारे क्लासेस को देखे हैं वो अपना जो है 1 घंटे में पूरी क्लास को फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन मिल जाएगा और 60 क्वेश्चन मतलब 60 मिनट में हम पूरी क्लास को समाप्त कर देंगे। और अगर आप सभी इसी क्लास को अगर स्पीड में देखना चाहेंगे तो इसकी स्पीड अगर आप 1.5 कर देंगे तो यह क्लास आप सभी को 40 मिनट में समाप्त मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। 60 क्वेश्चन हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ साथ में देखेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी बनेगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने 8 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुयेन थी नोक का संबंध किससे है? तो 5 लोगों को 2024 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें है एक डॉक्टर गुयेन थी नोक। इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो ये वियतनाम की हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और पूछे कि कहाँ दिया जाता है तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है मनीला, फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। पहली बार अगर पूछे किस भारतीय को दिया गया था तो विनोबा भावे जी को दिया गया था, 1958 में दिया गया था। और इस अवार्ड की शुरुआत भी अगर पूछे कब की गई थी तो 1958 में ही किया गया था। 2024 में जो है 5 लोगों को दिया गया है। एक तो है डॉक्टर गुयेन थी नोक, ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन, कर्मा फूड शो, परवीजा फरमान और मिया जाकी। तो इनका संबंध जैसे है वियतनाम से, ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन थाईलैंड से है, भूटान से संबंधित है पर्यावरण के क्षेत्र में और इंडोनेशिया की हैं। और मिया जाकी, इन 5 लोगों को जो है इस बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लंग कैंसर से संबंधित है mRNA वैक्सीन BNT166। इसकी व्याख्या देखें तो BNT116 यह क्या है? यह एक mRNA वैक्सीन है। इसका फुल फॉर्म होता है mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस वैक्सीन का अगर पूछे संबंध किससे है तो इसका संबंध है लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर से संबंधित यह वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर अगर पूछे किसके लिए बनाया गया है तो यह सर्वावैक्स जो है वैक्सीन बनाया गया था किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। और वहीं कैंसर का अध्ययन अगर पूछे क्या कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर के इलाज के लिए जो नॉर्मली कैंसर होता है इसके इलाज के लिए कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो भारत की तरफ से कौन सा जहाज है? तबर है। और तबर ने अगर पूछे किस जहाज के साथ संयुक्त साझेदारी अभ्यास किया है तो अटालया के साथ। अटालया अगर पूछे किस देश का जहाज है तो यह स्पेन का जहाज है। इसकी व्याख्या देखें तो समुद्री साझेदारी अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में हुआ है तो इंडिया और स्पेन के बीच में हुआ है। इंडिया की तरफ से तबर जहाज ने भाग लिया है, जबकि स्पेन की तरफ से अटालया जहाज ने भाग लिया है। और यह अभ्यास पूछे कहाँ किया गया है तो यह अभ्यास किया गया है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का अगर पूछे प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में एशिया की राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई को। इसकी व्याख्या देखें तो हुरन रिच लिस्ट 2024 यह सूची जारी की गई है। इसमें बताया गया है इस सूची में
कि एशिया में सर्वाधिक अरबपतियों का निवास स्थान अब कौन हो गया है? मुंबई हो गया है। इसके पहले कौन था? तो मुंबई से पहले बीजिंग हुआ करता था, इसलिए अरबपतियों की राजधानी अब किसे बना दिया गया है? तो यह मुंबई को बना दिया गया है। बीजिंग को पीछे छोड़कर मुंबई जो है अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। और किसी द्वीप पर सबसे अधिक अगर जनसंख्या निवास करती है तो वह है सालसेट द्वीप, जो कि मुंबई है। मुंबई पर मतलब मुंबई इस पर स्थित है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है राजगीर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बिहार का अगर पूछे कि पहला खेल विश्वविद्यालय, इसका शुभारंभ किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा और जो है दिलीप टर्की जी के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा जो है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। यह विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 24 खेलों की प्रशिक्षण देने वाला यह भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। और वहीं पूछे कि भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो दिलीप टर्की जी हैं। और विश्व हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम जी हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आप सभी को क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी को पेरिस पैरालंपिक से संबंधित हर प्रश्न में मतलब कि 8-9 प्रश्न के बाद जो है आप सभी को पेरिस पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ताकि आप सभी की तैयारी इसी में अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला श्रेणी में 10 मीटर एयर पिस्टल में अगर पूछे किसी स्पर्धा में, तो SH1 कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं कांस्य पदक। कौन सी पदक? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो पहला गोल्ड अगर पूछे कि पेरिस पैरालंपिक में किसने जीता है? अवनी लेखरा जी ने जीता है, शूटिंग में जीती हैं। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है 2024 के। मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और जबकि रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है किसमें? शूटिंग में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5वें क्रम का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? मुंबई में 5वें क्रम का किया गया है। और थीम क्या रखा गया है? जिम्मेदार AI, समावेशी और लचीला, यह इसकी थीम रखी गई है। अगर पूछे कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो किया गया है NPCI के द्वारा। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वर्तमान में पूछे अगर NPCI के अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्णन जी NPCI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? नमन किसको करते हैं? सैनिकों को करते हैं। तो यह किसके लिए शुरू किया गया? किसने शुरू किया है? तो सैनिक मतलब भारतीय सेना ने शुरू किया है प्रोजेक्ट नमन। इसकी व्याख्या अगर देखें तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है भारतीय सेना ने शुरू किया है। और किसके लिए शुरू किया है? तो जो भी भारतीय सैनिक हैं उनके परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। और अगर पूछे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और पूछे कि आर्मी के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं भारतीय सेना के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये चारों जो है कंपनी है, इनको जो है अभी हाल ही में नवरत्न की कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो भारत में वर्तमान में अगर पूछे कितनी महान नवरत्न कंपनियां हैं, तो वर्तमान में भारत में 25 नवरत्न कंपनी हैं। और 22वें अभी कौन सा बना है, तो मैंने बता दिया रेलटेल, रेलवे से संबंधित है। 23वां कौन सा बना है, तो SECI बना है, फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पर। NHPC बना है जो कि 24वें क्रम का बना है। और SJVN बना है और ये 25वां नवरत्न कंपनी बन गया है। तो वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनी है, तो वर्तमान में भारत में कुल 25 नवरत्न कंपनी है। ये 4 जुड़ जाने के बाद 25 हो गई हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और नए प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और नया प्रतीक घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नया प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछे कि कार्यालय, अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल जो है अगर पूछे कब शुरू होता है, तो यह शुरू होता है पहली बार 28 जनवरी 1950 को। अभी जो है 2024 में इसका 75 वर्ष पूरा हो गया है। इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है जिला न्यायालय सम्मेलन का गठन किया गया था दिल्ली में, और जिसकी मुख्य अतिथि बनाई गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनाई गई थी। और यहीं पर द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नया झंडा और नया प्रतीक घोषित किया है। तो नया झंडा और नया प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है, जिसमें जो झंडा है यह नीले रंग का है, और इसी झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की किताब बनाई गई है। तो फ्लैग में इतने चीज़ बनाए गए हैं, याद रखेंगे। अगर वही बात करते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया है और इसको अगर पूछे किसने बनाया है, तो प्रतीक चिन्ह को बनाया है नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिल्ली ने बनाया है। और इस प्रतीक चिन्ह में अगर पूछे क्या लिखा है, तो यथो धर्मास्ततो जया, यह लिखा गया है। तो झंडा और प्रतीक चिन्ह दोनों याद रखेंगे। यह किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन अगर पूछे किस देश में किया जा रहा है, तो फ्रांस में किया गया है। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट को ही जो है इमैनुअल मैक्रोन जी को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है, 23 जून 1894 को होता है। IOC का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो लुजाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। IOC का अगर पूछे 33वें क्रम का जो खेल हो रहा है 2024 में, ये कहाँ हो रहा है, तो फ्रांस में इसका आयोजन हो रहा है। और यहीं पर जो है अच्छी तरह से पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन अच्छी तरह से करने के लिए ओलंपिक आर्डर के स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। अगर वहीं पूछे कि ओलंपिक के आर्डर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा जी को। अगर गोल्ड आ जाए तो गोल्ड किसको दिया गया है, इमैनुअल मैक्रोन जी को। और ओलंपिक आर्डर सम्मान अगर पूछे किसे दिया गया है, तो यह अभिनव बिंद्रा जी को दिया गया है। सॉरी। आधुनिक ओलंपिक का अगर पूछे पिता किसे कहते हैं, तो पियरी डी कुबरटीन को कहते हैं। आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहते हैं, तो पियरी डी कुबरटीन को कहते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है। तो 133वें क्रम के डूरंड कप का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो यह जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा। इसकी व्याख्या अगर देखें तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो यह डूरंड कप है। ये अगर पूछे डूरंड कप की शुरुआत कब होती है, तो 1888 में होती है। कब, 1888 में होता है। और पहली बार अगर पूछे कहाँ खेला गया था, तो शिमला में खेला गया था। शिमला आप सभी को पता है किसकी राजधानी है, तो आप सभी हमें कमेंट में बता देंगे। तो अगर पूछे कि 133वें क्रम का जो डूरंड कप हुआ था, इसका भी जो है 2024 में आयोजन 4 जगहों पर किया गया था। काकरासार यह असम में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, और शिलोंग जो है यह मेघालय में है। ठीक है, तो इसका जो है विजेता अगर पूछे कौन बन गया है, तो डूरंड कप का विजेता बन गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बन गया है। और उप विजेता कौन बना है, तो मोहन बागान सुपर जायंट बन गया है। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो किस समिति का गठन किया गया है, नवाब समिति का गठन किया गया है किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जस्टिस नवाब सिंह कमेटी, यह जो है इसका गठन किसने किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका गठन किया है। क्यों किया है, क्योंकि शंभू सीमा जो पंजाब और हरियाणा की सीमा है, इसी को शंभू सीमा कहते हैं। और इसी शंभू सीमा पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए नवाब सिंह कमेटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है वायुसेना के, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तेजिंदर सिंह को। इसकी व्याख्या देखें तो वायुसेना का गठन अगर पूछे कब किया गया था, तो 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। इसका ध्येय वाक्य क्या है, नभ स्पर्शम दीप्तम, नभ रहेगा। और इसके प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं VR चौधरी जी। और उप प्रमुख अभी कौन बनाए गए हैं, तो यह बनाए गए हैं तेजिंदर सिंह जी। भारतीय सेना दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और नौसेना के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नौसेना दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारतीय तटरक्षक बल कब मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है और इसके प्रमुख कौन हैं? तो श्री राकेश पाल जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दूसरे अगर पूछे कि भारत में दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं? तो अनिल चौहान जी बनाए गए हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो डॉक्टर TV सोमनाथन जी वर्तमान में कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। और जबकि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश कुमार जी बने हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? तो यह बनी है प्रीति पाल जी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024, इसमें जो है प्रीति पाल जी ने 2 ब्रॉन्ज जीता है ट्रैक और फील्ड इवेंट में। एक तो जीता है 100 मीटर दौड़ में और दूसरा जीता है 200 मीटर दौड़ में। योगेश कुमार जी ने पैरा ओलंपिक में 1 सिल्वर मेडल जीता है और किस में जीता है? तो इन्होंने डिस्कस थ्रो में जीता है। किस कैटेगरी में? तो F56 कैटेगरी में जीता है। जबकि निषाद कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में और इन्होंने किस कैटेगरी में जीता है? तो T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है निषाद कुमार जी ने। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सांड़द में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो सांड़द कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको जो है अभी मंजूरी मिल गई है किसके द्वारा? तो PM मोदी जी के द्वारा मंजूरी मिल गई है और इसके तहत जो है सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना किया गया है। सांड़द गुजरात में इसकी स्थापना की गई है और कितने रुपए लागत से इसकी स्थापना की जाएगी? तो 3300 करोड़ रुपए से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना सांड़द गुजरात में की जाएगी, जिसके तहत जो है प्रतिदिन 60 लाख चिप्स जो है प्रतिदिन तैयार किया जाएगा। जिसकी मंजूरी कब मिल गई है? तो 2 सितंबर 2024 को मिला है और PM मोदी जी ने इसकी मंजूरी दी है। और यह जो है अगर पूछे सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना अगर पूछे कि इसका मतलब निर्माण कौन सी कंपनी करने वाला है? तो केनेस सेमिकॉन कंपनी इसका निर्माण करने वाली है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहाँ 121 मौतें हुई हैं? तो लेप्टोस्पायरोसिस के प्रकोप से कहाँ 121 मौतें हुई हैं? तो यह हुआ है केरल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लेप्टोस्पायरोसिस रोग, इसके तहत जो है 121 लोगों की मौत हो गई है और यह मौत कहाँ पर हुई है? तो यह केरल में हुआ है। लेप्टोस्पायरोसिस रोग अगर पूछे कि इसका रोग वाहक क्या है? तो इस बीमारी का रोग वाहक है चूहे के मूत्र में लेप्टोस्पायरिया जीवाणु होते हैं और इसी के तहत जो है 121 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस रोग को जो है चूहा बुखार भी कहते हैं। जीवाणु से यह रोग हुआ है लेप्टोस्पायरोसिस रोग। यह किससे हुआ है? तो जीवाणु से हुआ है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक तो है प्लेग या काली मोती से कहते हैं, डिप्थीरिया, तपेदिक या TB रोग कहते हैं, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सभी जो है किससे होते हैं? तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडिया हॉकी की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो इंडिया हॉकी की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडिया हॉकी के अगर पूछो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका जो है 14वें क्रम की बैठक अगर हॉकी कांग्रेस की बैठक पूछे कहाँ पर हो रही है? तो यह लखनऊ में हुआ है। और एक प्रश्न और याद रखेंगे, वाराणसी में ही वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित हुआ है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगर पूछे कि वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो हॉकी कांग्रेस की 14वीं बैठक अगर पूछे कहाँ पर हुई है? तो लखनऊ में हुआ है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की जी हैं। 19वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 सितंबर को जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 सितंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना दिवस मनाया गया है 7वें क्रम का। और इसकी स्थापना पूछे कब किया जाता है? तो इस पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाती है 2018 में। किसके द्वारा? तो PM मोदी जी ने इसकी स्थापना करी थी। और इस बैंक की अगर पूछे कि ध्येय वाक्य क्या है? तो हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, इसका ध्येय वाक्य है। 2 सितंबर को क्या मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अगर पूछे कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन अगर पूछे किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी जी ने किया है और ये वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री हैं।
20वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो फिक्की की अगर पूछे स्थापना कब की जाती है, तो 1927 में फिक्की की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना किसने करी है, तो घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने इसकी स्थापना करी है, गांधी जी के सुझाव पर किया था। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष पूछे कौन है, तो अनीस शाह जी हैं। और फिक्की में अगर पूछे कि फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 है, 2024 जो है कुछ लोगों को दिया गया है, इसको देख लेते हैं कितने लोगों को दिया गया है। तो फिक्की में अगर पूछे खेल यूथ आइकन अवार्ड किसे दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। और फिक्की में मनोरंजन के क्षेत्र में किसे अवार्ड मिला है, तो आयुष्मान खुराना जी को दिया गया है। और फिक्की में नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप का अवार्ड किसे दिया गया है, तो रोशनी नादर जी को दिया गया है। और वहीं फिक्की में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ उद्यमी अवार्ड किसे दिया गया है, तो पवन गुप्ता जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बीजू पटनायक खेल अवार्ड, यह अगर पूछे किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है नालको को। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने करी है। तो TTOS योजना किसने शुरू किया है, दक्षिण अफ्रीका ने शुरू किया है। किसके लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इसके द्वारा अब भारत से अपील किया गया है जो भी भारत के लोग हैं हमारे देश में यात्रा करने आए, ठीक है। तो TTOS मिशन का फुल फॉर्म अगर पूछे क्या है, तो ट्रस्टेड टावर ऑपरेटर स्कीम, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और TTOS योजना की शुरुआत जो है दक्षिण अफ्रीका ने किया है, भारत और चीन के नागरिकों के लिए किया है, ताकि जो है भारत और चीन से नागरिक यात्रा करने कहाँ पर जाएँ, तो यह दक्षिण अफ्रीका में जाएँ, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा जी हैं। तो यह योजना शुरू करने का उद्देश्य है कि साउथ अफ्रीका में पैसे की बढ़ोतरी के लिए यह परियोजना शुरू किया गया है, स्पेशली भारत और चीन के नागरिकों के लिए, क्योंकि भारत और चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है। तो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बर्कशायर हैथवे है। मार्केट कैप को अगर पूछे कैसे निकाला जाता है, तो इसे निकाला जाता है, जो मार्केट है मतलब कि मार्केट कैप कैसे निकलता है, तो एक शेयर की कीमत और कुल शेयर इनको जो है आपस में गुणा कर दिया जाए तो मार्केट कैप की वैल्यू निकल जाएगी। और अभी हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को प्राप्त करने वाली पहली गैर अमेरिकी फर्म कौन सी बन गई है, तो बर्कशायर हैथवे फर्म बन गई है। और जिसके मालिक पूछे कौन है, तो इसके मालिक हैं वॉरेन बफेट। 10 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो 10 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान लगाया है, तो भारत की इकोनॉमी को 2025 के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है, तो 7% व्यक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व बैंक जो है इसके द्वारा भारत की जो ग्रोथ रेट है इसको जो है वित्त वर्ष 2025 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है कि 2025 में भारत की ग्रोथ रेट 7% तक बढ़ जाएगी। और इस हिसाब से भारत की जो है भारत जो है विश्व में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला इकोनॉमी बन गया है, ठीक है। तो यह किसके अनुसार, तो विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक की अगर पूछे स्थापना कब होती है, तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है, तो आप सभी को पता है कि अभी पश्चिम बंगाल में काफ़ी बवाल हुआ है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर लेडी का जो है बुरी तरह से बलात्कार करके उसको जो है मार दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ में जो है एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है, तो यह पश्चिम बंगाल सरकार ने लाया है यह बिल। इसकी व्याख्या देखें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कदम है, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे है कि विधानसभा में यह बिल जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो यह बिल लाया गया था ममता बनर्जी जी के द्वारा, और यह विधानसभा से पारित हो चुका है। इस बिल का क्या नाम है, अपराजिता महिला और बाल विधेयक, इस बिल का नाम है
और इसी बिल को जो है एंटी रेप बिल भी कहा जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो अगर महिला की रेप की जाती है और महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो दोषी को जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। और दूसरा कदम क्या है, तो दूसरा कदम है कि अगर नाबालिग के साथ रेप होता है तो दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। और तीसरा कदम क्या है, अगर महिला का रेप होता है और महिला अगर नहीं मरती है, मतलब जिंदा रहती है, तो दोषी को आजीवन कारावास होगा। ठीक है, तो यह बिल जो है विधानसभा से पारित हो चुका है। अब इस बिल पर अगर विधानसभा से पारित हो चुका है, अगर राज्यपाल इस बिल पर अगर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह बिल क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2% 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है। तो धरती का सबसे उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो यह ईरान में दर्ज किया गया है। ईरान का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है डेरेस्टन एयरपोर्ट। यहीं पर जो है 82.2 डिग्री सेल्सियस सबसे उच्चतम तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मसूद पेजेशियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछे किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री अभी जो है हाल ही में कहाँ गए हैं, ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी जो है 2 देशों की यात्रा पर गई थी और पहली बार जो है यहाँ पर जो है कोई हमारे देश का प्रेसिडेंट गया है। ठीक है, तो किस देश पर, तो पहले तो गई थी फिजी में, फिर तिमोर लेस्ते में गई थी। और इन दोनों देशों में पहली बार हमारे देश से कोई राष्ट्रपति गया है। तो यह बात मोदी जी को पता लगा कि यह ऐसा हुआ, तो मोदी जी ने भी कहा मैं भी ऐसे देश में जाऊंगा जहां अभी तक कोई पीएम नहीं गया है। तो मोदी जी कहाँ चले गए, तो ये चले गए ब्रुनोई में। ठीक है, तो कहाँ चले गए, ब्रुनोई की यात्रा पर चले गए। ठीक है, अगर पूछे कि ब्रुनोई की राजधानी क्या है, तो ब्रुनोई की राजधानी का नाम है बंदर शेरी बागवान। ये आपको याद रखना है। ब्रुनोई अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है, तो ब्रुनोई बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। वैसे बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं, एक तो है ब्रुनोई, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है इंडोनेशिया। तो ये 3 देश स्थित है बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा गोल्ड जीता है। तो मैंने बताया था कि आपको हर 10 प्रश्न में एक बार फिर से पेरिस और पैरालंपिक के बारे में जो है पदक भारत के द्वारा जो जीता गया है उसको मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो अभी जो है सुमित अंतिल जी ने देश का तीसरा गोल्ड मेडल जीता है और इनका खेल अगर पूछे कौन सा है, तो इनका खेल है भाला फेंक। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक जो है भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। वैसे भारत ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीत लिया है, लेकिन अभी जो है तीसरे पर पहुंचे हैं, फिर चौथे पर जाएंगे, 5वें पर, फिर 6ठे पर। ठीक है, तो 3 गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो सबसे पहले जीता था गोल्ड मेडल पैरालंपिक में तो अवनी लेखरा जी ने निशानेबाजी में, दूसरा जीता गया है नीतीश कुमार जी के बैडमिंटन में और सुमित अंतिल जी ने जीता है भाला फेंक में। ठीक है, और इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका है, तो 70.59 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका है। और शीतल देवी ने क्या जीता है, तो तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और वहीं बात करते हैं सुहास एतिराज, ये जो है बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये कहाँ के हैं, ये नोएडा के क्या हैं, IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट हमारा है मुरुगेसन, इन्होंने जो है महिला वर्ग बैडमिंटन में क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी 2024 में अभय सिंह ने एकल खिताब जीता है। तो इसका आयोजन अगर पूछे कि तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह मलेशिया में किया गया है और यहीं पर जो है अभय सिंह ने मेडल जीत लिया है। तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, मलेशिया में किया गया है। इसका विजेता कौन बन गए हैं, तो अभय सिंह बन गए हैं। और मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, तो मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है, रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है कि सुल्तान अजलान शाह कप, इसका भी आयोजन हर बार कहाँ पे होता है, तो मलेशिया में होता है और इसको किसने जीत लिया है, तो सुल्तान अजलान शाह कप जापान ने जीत लिया है। भारत और मलेशिया के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो भारत और मलेशिया के बीच में 3 महत्वपूर्ण अभ्यास होते हैं। एक तो होता है उदार शक्ति अभ्यास, दूसरा होता है समुद्र शक्ति अभ्यास और तीसरा होता है हरिमो शक्ति अभ्यास। तो ये 3 अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में होते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन
कहाँ करेंगे? तो सह आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? भारत और यूनेस्को के द्वारा किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? पेरिस में। इसकी व्याख्या देखें तो विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा है। और यहीं पर जो है सह आयोजन भी किया जा रहा है। कहाँ पर? फ्रांस, पेरिस में किया जा रहा है। और यह सह आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंडिया और यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है। इस सह आयोजन का उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। अगर बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगर पूछे कहाँ है, तो पेरिस में है। और यूनेस्को के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आंद्रे एजोले हैं। और इसका जो 46वें क्रम की बैठक हुआ था अभी हाल ही में, तो यह कहाँ हुआ था? अपने भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर भारत की 43वीं जो है विश्व धरोहर सूची घोषित की गई थी, जिसका नाम है मोइदम। और मोइदम अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह असम में है। और मोइदम क्या है? तो मोइदम एक प्रकार का कब्रगाह है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 30वां, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो यह मिला है केरल को। पाटा गोल्ड अवार्ड यह अगर पूछे किसके द्वारा दिया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन जो कंट्री हैं इसके द्वारा जो है पाटा गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। और किस श्रेणी में दिया गया है? तो डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में हॉलीडे हीस्ट स्कीम को दिया गया है। और यह स्कीम अगर पूछे किसने शुरू किया था, तो केरल ने शुरू किया था। इसीलिए पाटा गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? केरल को दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो वरुण क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कैसा अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। वरुण अभ्यास भारतीय नौसेना ने किसके साथ शुरू किया है? तो यह फ्रांस के साथ शुरू किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वरुण अभ्यास जो है अगर पूछे, यह नौसेना का अभ्यास है। किसके बीच में हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। और वरुण अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो भूमध्य सागर में किया गया है। इस बार जो है 22वें क्रम का अभ्यास किया गया है। अगर पूछे कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच में 4 अभ्यास होते हैं। एक अभ्यास आप इसको याद रखेंगे, दूसरा वाला है शक्ति अभ्यास, ये दूसरा हो जाएगा। और इसका आयोजन अभी हाल ही में उमरोई मेघालय में किया गया है। और यहाँ सेना का अभ्यास है, भारत और फ्रांस की जो सेना है इसका अभ्यास है शक्ति अभ्यास। और गरुड़ अभ्यास यहाँ जो है किसका है? तो वायुसेना का अभ्यास है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और चौथा अभ्यास कौन सा है? तो फ्रेंजेक्स अभ्यास, यह भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। तो 4 अभ्यास हैं, चारों आप सभी को याद रखना है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसकी थीम रखी गई है सुरक्षित और मजबूत भारत। इसकी थीम रखी गई है संयुक्त कमांडर, यानी कि तीनों सेनाएं इसमें भाग लेने वाली हैं। एक तो वायुसेना, नौसेना और सेना, इसमें तीनों भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है? तो 23वें क्रम के विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें क्रम के विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। और यह कब से कब तक चलेगा? तो 23वें क्रम का विधि आयोग चलेगा 2024 से लेकर 2027 के बीच चलने वाला है। और इस विधि आयोग का अगर पूछे गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि कानून सुधार की समीक्षा करने के लिए यह विधि आयोग का गठन किया जाता है। पहली बार अगर पूछे कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1833 में किया गया था, 1834 में किया गया था। अगर पूछे किस एक्ट के द्वारा, तो एक्ट आया था 1800, एक्ट आया था कब? 1833 में एक्ट आया था। और इसके बाद 1834 में पहला विधि आयोग की स्थापना कर दी जाती है। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे कौन बनाए जाते हैं? तो मैकाले बनाए जाते हैं। और आज़ादी के बाद जो पहला विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो MC सीतलवाड़ जी बनाए गए थे। और जो 22वें क्रम का विधि आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। और 23वां वाला गठन के स्थल की मंजूरी दे दी गई है। और जब इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो इसको भी बता दिया जाएगा। प्रश्न हमारा है 34, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है?
तो पहली बार आप सभी को पता है कि कोविड जब आया था तो यह जो है विश्व स्तर में भयंकर महामारी के रूप में यह जाना गया था। और इसी तरह की कोई दूसरी बीमारी आए उसके लिए जो है विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन अगर पूछे किसने किया है तो इससे निपटने के लिए राजस्थान ने विषाणु युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो विषाणु युद्ध अभ्यास यह जो है पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान अजमेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस युद्ध का शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया है। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नोटरी पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो यह लॉन्च किया गया है विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। भारत में पहली बार नोटरी पोर्टल की शुरुआत की जाती है। इसकी व्याख्या देखिए तो नोटरी पोर्टल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसको शुरू करने वाले मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इन्होंने शुरू किया है। और कहाँ से शुरू किया है? तो नई दिल्ली से शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस नोटरी को लॉन्च करने का उद्देश्य है कागज रहित और कैशलेस नोटरी को बढ़ावा देना। और इससे नोटरी पहल के तहत अगर पूछे पहले लाभार्थी कौन है जो इससे लाभान्वित हुए हैं तो बीकानेर के भूरा राम जी हैं। ये नाम आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना अगर पूछे कहाँ किया गया है तो महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इसमें जो है भगवान बुद्ध की 10.5 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में भी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है स्थापना कहाँ किया, मतलब बैठक कहाँ पे हुई है? तो पुणे महाराष्ट्र में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन जो शैवाल और कवक होते हैं इनके बीच जो संबंध होता है उसे सहजीवन कहते हैं। और इसी सहजीवन को जो है सिम्बायोसिस कहते हैं। और सिम्बायोसिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब की बार कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो 2024 में आयोजित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैंने बताया था कि अभी जो है पीएम मोदी जी कहाँ पर गए हैं? पीएम मोदी जी गए हैं ब्रुनोई देश की यात्रा पर। और ब्रुनोई का जो है राजधानी का क्या नाम है? बंदरसेरी बागवान है। तो यहीं पर जो है पीएम मोदी जी के द्वारा भारत का पहला उच्च आयुक्त कार्यालय स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2024 में पीएम मोदी जी के द्वारा किस देश में भारत का पहला उच्च आयुक्त कार्यालय स्थापित किया गया है? तो ब्रुनोई में किया गया है। अगर राजधानी दे तो राजधानी और अच्छा याद रहे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगर इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024 अब तक भारत ने कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो भारत ने कुल 5 मेडल जीत लिए हैं। कौन कौन से? अवनी लेखरा जी ने पहला जीता था, नीतीश कुमार जी ने दूसरा जीता, सुमित अंतिल ने तीसरा जीता और इसके बाद चौथा जीता गया है हरविंदर सिंह तीरंदाजी में। और धर्मवीर सिंह ने क्या जीता है? तो यह जीता है थ्रो F51 कैटेगरी में धर्मवीर सिंह ने क्या जीता है? तो यह जीते हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, शायद मैंने प्रश्न में आप सभी को बता दिया कि गोल्ड मेडल जीता गया था किसके द्वारा? शरद कुमार जी के द्वारा। किस कैटेगरी में? तो ऊंची कूद में, लेकिन यह जीता गया है रजत पदक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो शरद कुमार जी ने क्या जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है किसमें? ऊंची कूद में। और ऊंची कूद में ही ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो मरियप्पन जी ने जीता है। सचिन जी ने क्या जीता है? तो ये जीते हैं सचिन कुमार जी ने जीता है सिल्वर मेडल किसमें? तो शॉर्ट पुट में जीते हैं। और जबकि भाला फेंक में क्या जीता है? अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। और भाला फेंक में ही सुंदर सिंह ने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में दीप्ति जीवन जी ने क्या कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने करी है? तो 2 योजनाओं को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं राजस्थान के द्वारा।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो वृंदावन ग्राम योजना यह गांव के लिए शुरू किया गया है। गांव में जो गौशाला बनाया जाएगा उसी के लिए जो है वृंदावन ग्राम योजना शुरू किया गया है। जबकि गीता भवन परियोजना की शुरुआत जो है प्रत्येक शहरी निकाय में किया जाएगा और इस योजना के तहत जो है शहरों में गीता भवन की स्थापना किया जाएगा। और ये दोनों परियोजनाएं अगर पूछे किसने शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है मोहन यादव जी के द्वारा, जो कि राजस्थान के मध्य प्रदेश वाले, इसका भी सही थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी स्टूडेंट। तो यह दोनों परियोजनाएं भी कहाँ शुरू किया गया है तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा प्रारंभ करी है, तो शून्य काल की परंपरा किसने प्रारंभ करी है तो यह शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। शून्यकाल या अगर पूछे किसने शुरू किया है तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत अगर पूछे किसने की है पहली बार तो हिमाचल प्रदेश ने करी है। तो शून्यकाल अगर पूछे कब आता है तो शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। और विधानसभा के अगर पूछे जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो कुलदीप सिंह जी यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है। और हिमाचल प्रदेश के अगर पूछे सीएम कौन है तो सीएम है सुक्खू यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या हैं सीएम है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है, तो डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अभी जो कर्नाटक में बहुत भयंकर रूप से डेंगू का रोग फैल गया है तो इसी को जो है डेंगू को महामारी किसने घोषित कर दिया है, कर्नाटक ने घोषित कर दिया है। डेंगू अगर पूछे किस रोग से फैलता है तो फ्लेवी वायरस से डेंगू फैलता है। और डेंगू रोग का वाहक अगर पूछे कौन सा है तो एडीजी एजिप्टाई मच्छर है। यह जो है एडीजी एजिप्टाई मच्छर जो है किसका वाहक है तो यह डेंगू का रोग वाहक है, यहाँ पर याद रखेंगे। और अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उस व्यक्ति में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और यह इसका लक्षण दिखता है और व्यक्ति जो है हमेशा थकान से उसको महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत और यूएसए के बीच में 20वां युद्ध अभ्यास जो है कहाँ प्रारंभ होगा, तो भारत और यूएसए के बीच में एक अभ्यास आयोजित हुआ है 20वें क्रम का जिसका क्या नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह राजस्थान में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो युद्ध अभ्यास का जो है 20वां क्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा तो 20वां क्रम का आयोजन महाजन फील्ड राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया है। इंडिया और यूएसए के बीच में कितने अभ्यास होते हैं तो 4 अभ्यास होते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा युद्ध अभ्यास पहला, दूसरा हो जाएगा वज्र प्रहार अभ्यास, तीसरा हो जाएगा तर्कस अभ्यास और चौथा हो जाएगा कॉप इंडिया अभ्यास। तो ये चारों अभ्यास किसके बीच होते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में टाइफून यागी के लिए रेड अलर्ट किसने जारी किया है, तो टाइफून यागी के लिए रेड अलर्ट किसने जारी किया है तो चीन ने जारी किया है। यागी जो है क्या है यह एक सुपर टाइफून है, जैसे हमारे यहाँ पे चक्रवात बोलते हैं वैसे चीन में जो है चक्रवात को टाइफून बोलते हैं। तो यागी ने सबसे भयंकर रूप से अपना प्रकोप कहाँ दिखाया है तो दक्षिण चीन सागर में दिखाया है और इसी के लिए जो है रेड अलर्ट किसने जारी किया है तो चीन ने जारी किया है। और यागी का अर्थ अगर पूछे क्या है तो यागी का अर्थ है बकरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है, तो केंद्र सरकार ने किसके साथ किया है तो NLFT और ATTF के साथ जो है शांति समझौता किया है। और ये दोनों संगठन अगर पूछे किस राज्य से संबंधित हैं तो यह दोनों संबंधित हैं त्रिपुरा राज्य से। इसकी अगर व्याख्या देखें तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार ने शांति समझौता किसके बीच स्थापित कराया है तो यह NLFT और ATTF के द्वारा जो है इन दोनों संगठनों के बीच जो है शांति समझौता कराया है। केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री जी थे और त्रिपुरा सरकार की तरफ से CM माणिक शाह जी थे, तो इन दोनों ने समझौता करा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं, तो पहली बार जो है भारतीय पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा हरविंदर सिंह के द्वारा। किसमें तो तीरंदाजी में जीता गया है। ठीक है, तो इसकी अगर व्याख्या देखें तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मैंने बता दिया तो 5 गोल्ड जीता गया था। अवनी लेखरा जी ने जीता था शूटिंग में, नीतीश कुमार जी ने बैडमिंटन में, भाला फेंक में जो है सुमित अंतिल जी ने जीता है और हरविंदर सिंह ने क्या जीता है तीरंदाजी में, इन्होंने क्लब थ्रो
F51 कैटेगरी में जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? तो पोलैंड के लुकास को हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है तीरंदाजी में। अगर बात करें तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जिता दिया है? तो हरविंदर सिंह ने जिताया है। क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किसे अपना भारतीय राजदूत घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है शरद कमल जी को। इसकी व्याख्या देखें तो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1926 को होता है और इसका मुख्यालय लुजोन स्विट्जरलैंड में है। और ITTF के द्वारा पहला भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो शरद कमल जी को बनाया गया है और ये चेन्नई के यानी तमिलनाडु के हैं। 46वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे FWD 220B का संबंध किससे है? तो यह क्या है? तो यह एक लड़ाकू ड्रोन है। ऑप्शन बी हमारा सी सही हो जाएगा। FWD 220B यह क्या है? तो यह एक स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है। इसे लड़ाकू ड्रोन भी कहते हैं और इससे जो है बम वर्षक भी किया जा सकता है और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। वहीं पूछे इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल पूछे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अगर बात करते हैं कि 1954 में भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में, और पहली बार ही इसे 3 लोगों को दिया जाता है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे व्यक्ति थे राजगोपालाचारी जी और तीसरे व्यक्ति थे CV रमन जी। CV रमन जी को जो है 1930 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मैंने बता दिया 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने का सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी बन गए हैं। इस जो इंग्लिश चैनल से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसको एक ही प्रश्न में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश चैनल अगर पूछे किसके बीच में स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। किसके बीच में? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। अगर पूछे कि सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, इन्होंने इसको पार कर लिया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के हैं और इनकी उम्र कितनी है? तो 49 ईयर्स ओल्ड हैं ये। और जो इंग्लिश चैनल है यानी कि यहाँ पे ऊपर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड और नीचे हो जाएगा फ्रांस, तो इसी के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो इसकी लंबाई अगर पूछे कितनी है, तो इसकी लंबाई टोटल है 42 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड से लेकर फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल की दूरी कितनी है? तो 42 किलोमीटर है, जिसको सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने पार कर लिया है। और ये सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं, 49 ईयर्स ओल्ड बन गए हैं और इन्होंने 15 घंटे में यह पार किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे युवा तैराक अगर पूछे कौन है, तो हमारे भारत की सबसे युवा तैराक बनी है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। नाम है इनका जिया राय। कहाँ की हैं? मुंबई की हैं। और इनका उम्र कितना है? तो ये 16 वर्ष की थी, ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय अगर पूछे कौन है, तो व्यक्ति में है मिहिर सेन, और महिला में पूछे पहली महिला कौन है, तो ये हैं आरती शाह जी। इंग्लिश चैनल को सबसे पहले अगर पूछे विश्व में किस व्यक्ति ने पार किया था, तो मैथ्यू वेब ने पार किया था और 1875 में पहली बार पार किया था। सर्वाधिक बार अगर पूछे कि इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो क्लो मैक कार्डेल ने बनाया है और ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 49 प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का पहली बार आयोजन किया जा रहा है और कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इसका आयोजन अगर पूछे पहली बार कहाँ किया जा रहा है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका संबोधन अगर पूछे किसने किया है, तो PM मोदी जी ने इसमें संबोधन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसे जो है हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना होती है 2015 में और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है।
इनका संबंध किस देश से है? ये दंतकटे हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ ये दांत से काट लेते हैं। जब ये अपने विरोधी खिलाड़ी के साथ जब ये खेलते थे तो ये जो है उसको दांत से कई बार काट चुके हैं। और ये फुटबॉलर हैं, ठीक है। फुटबॉलर का मतलब होता है कि फुटबॉल को आप सभी अगर खेलते हैं तो उसमें हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है ऐसे विवादित खिलाड़ी हैं, इन्होंने दांत से जो अपनी विपक्ष की टीमों को काटा है और इसके बाद जो है इन्होंने फुटबॉल को हाथ से भी टच किया है। तो इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो ये उरुग्वे के हैं। कहाँ के हैं? उरुग्वे के हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये फुटबॉलर कहाँ के हैं? तो ये उरुग्वे के फुटबॉल हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो मिशेल बर्नियर बनाए गए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिशेल बर्नियर बने हैं। और उपराष्ट्र अगर यहाँ पूछे कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है तो इमैनुअल मैक्रोन जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो हमारे देश में अभी 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? तो वह बने थे इमैनुअल मैक्रोन जी बने थे। फ्रांस की राजधानी अगर पूछे क्या है तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित है तो सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में अप्रैल से जुलाई के बीच, ठीक है। तो हाल ही में अप्रैल से जुलाई के बीच 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन में अगर पूछे कि करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो 2024 में अगर पूछे अप्रैल से जुलाई के बीच में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। और दुनिया में अगर पूछे कि शीर्ष भुगतान करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है तो यूपीआई हमारा यूपीआई बन गया है। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में 81 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। और यह विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया गया है। किसके द्वारा? यूपीआई के द्वारा प्राप्त किया गया है। यानी कि यूपीआई के माध्यम से विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान किया जाता है। हमारे भारत में जो है जो 40% भुगतान होता है वह ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि जो यूपीआई के माध्यम से भारत में भुगतान किया जाता है कितना किया जाता है तो 1 सेकंड में 3729 ट्रांजैक्शन किया जाता है हमारे भारत में। 1 सेकंड में कितना? तो 3729 ट्रांजैक्शन किया जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म अगर पूछे क्या है तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। और यूपीआई को अगर पूछे किसने लॉन्च किया था तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। एनपीसीआई का मुख्य अगर पूछे कि फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 53वां प्रश्न है हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो ब्रिक्स का जो एक बैंक है इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका अध्यक्ष अगर पूछे नया वाला किसे बनाया गया है तो नवीनतम सदस्य इसका बना है अल्जीरिया। इसकी व्याख्या देखिए तो ब्रिक्स का जो है 6वां जब सम्मेलन हो रहा था 2014 में। कब हो रहा था? 2014 में। और कहाँ पे हो रहा था? तो ब्राज़ील में। यहीं पर जो है ब्रिक्स के लिए एक नया बैंक स्थापित करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया था। तो ब्रिक्स का एक नया बैंक बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की जाती है 2014 में। और इस न्यू बैंक का अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। और इस बैंक के पहली बार अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं तो हमारे भारत के केवी कामत जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वर्तमान में अगर पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में है डुल्मा रोसेफ जी हैं। और ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं। और अभी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा बन गया है तो अल्जीरिया बन गया है। अल्जीरिया पूछे किस महाद्वीप में स्थित है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसी अल्जीरिया में पूछे कि अल्जीरिया में कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछे किस देश में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है अल्जीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं पाया जाता है। यहाँ इसका जो है क्षेत्रफल अगर पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है तो नाइजीरिया है। और वही पूछे कि अल्जीरिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है और पूछे नाइजीरिया जो है यह क्या है तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में तो नाइजीरिया में। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो अल्जीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में बीजीओ नेस्ट का शुभारंभ किसने किया है तो बीजीओ नेस्ट पहल शुरू किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो आने वाले समय में बिल्कुल नंगे रहने वाले हैं, ठीक है। ये मजाक कर रहा था। आप सभी देख रहे हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? नंगे रहते थे, बिल्कुल नंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कपड़े उपड़े पहनने लगे। फिर इसके बाद और अच्छे से कपड़े पहनने लगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब ये फटे कपड़े पहन रहे हैं फैशन दिखाने के लिए। फिर इसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में जो है ये लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, इसी के लिए जो है बीजीओ नेस्ट शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है तो जो फैशन करने वाले लोग हैं ज़्यादातर हम लोग तो
क्या पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं नॉर्मली कपड़े पहन लेते हैं, और वो लोग जो है फैशन में फटी चिथड़े कपड़े जो पहन लेते हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो नेस्ट शुरू किया गया है, यानी कि फ्यूचर में किस तरह के कपड़े बनाया जाए। और यह पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। वीडियो नेक्स्ट, इसका अर्थ होता है नेक्स्ट फैशन ट्रेंड, यानी कि पूर्वानुमान लगाया गया है कि फैशन फ्यूचर में किस तरह के कपड़े पहनने का रिवाज शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जो है इस वीडियो नेक्स्ट के लिए एक बुक भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है परिधि 24x25। इसका बुक भी लॉन्च हुआ है। और इसको शुभारंभ किसने किया है, तो इस पहल को शुभारंभ किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, और इसके मंत्री पूछे वर्तमान में कौन है, श्री गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 55। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ किया है, तो यह शुरू किया गया है गुजरात में। जन संचय जन भागीदार पहल लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, सूरत गुजरात से लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने मिलकर यह परियोजना शुरू किया है, तो यह पहल शुरू किया गया है। ठीक है, इसके तहत, इस पहल के तहत जो है गुजरात में 24,800 वर्षा जल संचयन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे वर्षा के जल को संचय किया जा सके। इसके लिए जल संचय जन भागीदार पहल पीएम मोदी जी ने शुरू किया है, सूरत गुजरात से शुरू किया गया है। अगर पूछे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो CR पाटिल जी हैं, जबकि गुजरात के CM पूछे कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM हैं। हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुभारंभ हुआ है, तो 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो यह मनाया जाता है केरल में। इसकी व्याख्या देखें तो ओणम जो है फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, और 10 दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल है। ऐसा माना जाता है कि जो राजा महाबली हैं इनके स्वागत में जो है ओणम उत्सव का शुरुआत किया जाता है। और जो राजा महाबली हैं ये जो है भगवान विष्णु के वामन अवतार हैं, तो भगवान विष्णु के वामन अवतार जो राजा महाबली हैं इन्हीं की याद में जो है इन्हीं के स्वागत में ओणम उत्सव का आयोजन केरल में किया जाता है। और इसी ओणम उत्सव के दिन जो है लोग जो है बाघ की खाल के कपड़े पहनते हैं, और इसी बाघ के खाल के नृत्य को जो है केरल में पुलिकट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या इसे बाघ नृत्य भी कहते हैं। तो अगर पूछे कि पुलिकट नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने करी है, तो शर्मा से आप याद रख लेंगे। शर्मा कहाँ के CM हैं, तो असम के। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहाँ के हैं, तो असम के हैं। तो यह जो है समिति का गठन जो है किया गया है, इसको लागू करने की घोषणा किसने करी है, तो असम सरकार ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिश और लागू करने के लिए किसने घोषणा करी है, तो असम सरकार ने करी है। इस समिति का उद्देश्य क्या है, तो इसको लागू करने का उद्देश्य है असम के जो मूल निवासी हैं उन लोगों की भाषाओं को जो है संयोजित करना, संस्कृति को बचा के रखना और भूमियों की रक्षा करने के लिए बिप्लव शर्मा समिति का गठन किया गया था, जिसको लागू करने का अभी जो है घोषणा किसने कर दिया है, तो असम सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति 2024 का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ हुआ है, तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति 2024 का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी व्याख्या देख ले तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सभी के लिए उपयोगी बनाना, इसकी थीम रखी गई है। और इसी के माध्यम से जो है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के माध्यम से ही भारत में जो है अगर पूछे पहला शहर जो AICT के रूप में विकसित किया जाएगा कौन सा है, तो हैदराबाद ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक में छठा गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो प्रवीण कुमार जी के द्वारा जीता गया है। अगर पूछे किस खेल में इन्होंने जीता है, तो ऊंची कूद में जीता है। ठीक है, किसमें, तो ऊंची कूद में जीता है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो पेरिस पैरालंपिक 2024 इसमें जो है अब तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, 6 गोल्ड मेडल जीत लिया है।
और यह आज जो है आखिरी दिन होगा, ठीक है। तो पेरिस पैरालंपिक जो है आज के दिन जो है यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। अब तक जो है भारत ने, हो सकता है कि आज रात में अगर कोई गोल्ड जीता हो तो कल जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो कल जो है ऐसा करेंगे कि पेरिस पैरालंपिक पर पूरा एक वीडियो जो है लगभग 20-20 मिनट की बना देंगे, जिसमें आप सभी को पूरी जितने भी पदक जीते गए हैं भारतीयों के द्वारा वो आप सभी को याद हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में पहला स्थान किस देश को मिला है, दूसरा स्थान किसका है, भारत का स्थान क्या है, भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से एक वीडियो बन जाएगा, तो आप सभी की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो कल की वीडियो के लिए वेट करिएगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो 6 गोल्ड जीत लिया है। अवनी लेखरा ने सबसे पहले जीता था पेरिस पैरालंपिक में, दूसरा जीता गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, तीसरा जीता गया था सुमित अंतिल जी के द्वारा, चौथा जीता गया था हरविंदर सिंह के द्वारा, और धर्मवीर सिंह के द्वारा जीता गया था 5वां, और छठा जीता गया है प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा। प्रवीण कुमार जी के द्वारा इन्होंने ऊंची कूद में जीता है, और किस कैटेगरी में पूछे तो T64 कैटेगरी में जीता है। और ये कहाँ के हैं, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट हमारा है समापन समारोह, जो ध्वजवाहक है कौन बनाए जाएंगे। तो आज जब समाप्त हो जाएगा तो इस समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बनाए जाएंगे, तो हरविंदर सिंह बनाए जाएंगे और प्रीति पाल जी बनाए जाएंगे, ठीक है। और हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था, तो तीरंदाजी में जीता था। किसमें, तीरंदाजी में जीता था। और प्रीति पाल जी ने 2 मेडल जीते थे एक ही पैरालंपिक में, इसलिए इन्हें भी ध्वजवाहक बनाया जाएगा किसका, तो समापन समारोह का। और वहीं पर कपिल परमार जी ने जूडो में भारत को पहली बार कांस्य पदक जिताया है, किसमें, जूडो में कपिल परमार जी ने। लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किससे है। अरुणा वासुदेव यह महिला हैं, इनका संबंध अगर पूछे किस क्षेत्र से है, तो ये फिल्म की विद्वान है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। अरुणा वासुदेव जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें एशियाई फिल्म सिनेमा की मां कहते हैं। इन्हें जो है अल्जाइमर रोग हो गया था, यानी कि भूलने वाली इनको बीमारी हो गई थी, और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हें जो है पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड मिला था, और फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और सिनेमाई की संस्थापक अगर पूछे कौन है, तो अरुणा वासुदेव जी हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा 60 प्रश्न हो जाता है पूरी व्याख्या के साथ। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कितने समय लग गए इसको बनाने में, 1 घंटे पूरा लग गया, ठीक है। मैंने बोला था 60 क्वेश्चन 60 मिनट। अगर यही आप सभी किसी अदर यूट्यूब चैनल पे देखते तो 60 क्वेश्चन कम से कम 1.5 घंटे में बनाते, ठीक है। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम पर जाकर यही लिंक जो है कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, या फिर देख कर ऐसे लिख देंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, स्टडी विथ रीडिंग, ठीक है। क्या नाम है, स्टडी विथ रीडिंग जो है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ये आपको इसी नाम से जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी इस PDF को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।